हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम में चलने वाली बसों की। यूनाइटेड किंगडम में सार्वजनिक परिवहन का सबसे व्यापक और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूप बसें हैं। ग्रेट ब्रिटेन में ग्रेट लंदन को छोड़कर बस परिवहन का स्वामित्व संचालन किसी निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाता है। यदि कोई सामाजिक रूप से वांछनीय सेवा बिना सब्सिडी के आर्थिक रूप से संचालित नहीं की जा सकती, तो स्थानीय परिषदें अक्सर खुली प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बाद सेवा प्रदान करने के लिए बस कंपनियों का समर्थन कर सकती है। उत्तरी आयरलैंड में बस सेवाएं सार्वजनिक रूप से स्वामित्व, शासित और वितरित की जाती है, जैसा कि आयरलैंड गणराज्य में होता है। यात्री सामने के दरवाजे से चढ़ते हैं और जब तक किराया स्वचालित नहीं होता, उन्हें ड्राइवर को अपना गंतव्य या कौन सा टिकट आवश्यक है बताना चाहिए। जब तक एक अलग निकास द्वार न हो, उतरने वाले यात्रियों को बस में प्रवेश करने का प्रयास करने से पहले बस से उतरने के लिए जगह दी जानी चाहिए। बस यात्री आमतौर पर बस स्टॉप पर कतार बनाते हैं, जो हमेशा स्पष्ट या स्पष्ट नहीं हो सकता है। बस में चढ़ने के लिए जोर जबरदस्ती करना या किसी को जबरदस्ती आगे की ओर ले जाना स्वीकार्य व्यवहार नहीं माना जाता। ग्रेटर लंदन के बाहर की बसों में नकद स्वीकार किया जाता है, लेकिन शहरी बस सेवाएं अक्सर परिवर्तन प्रदान नहीं करती और यदि संभव हो तो सटीक किराया प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कई उपयोगकर्ता बस पास वाले बुजुर्ग लोग हैं, अन्यथा नियमित उपयोगकर्ता अक्सर ऑपरेटर से सीधे साप्ताहिक या मासिक पास खरीद सकते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री या इसके इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है घोड़ा बस युग। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में पहली सर्वग्राही सेवा 1824 में पेंडल्टन और मैनचेस्टर के बीच जॉन ग्रीनवुड द्वारा शुरू की गई थी। स्टेज कोच सेवाएं कभी कभी कम दूरी पर कई वर्षों से मौजूद थी। ग्रीनवुड का आविष्कार एक ऐसी सेवा की पेशकश करना था जिसके लिए पहले से बुकिंग की आवश्यकता नहीं थी और जो रास्ते में यात्रियों को उठाती और उतारती थी। ग्रीनवुड ने ऑन बिसिस शब्द का प्रयोग नहीं किया, जिसका प्रयोग पहली बार 1826 में फ्रांस में किया गया था। 1829 में जॉर्ज शिली बियर ने पेरिस में विकसित किए गए कैरिज डिजाइन का पुनः उपयोग करके लंदन में पहली सर्वग्राही सेवा शुरू की। अगले कुछ दशकों में लंदन, मैनचेस्टर और अन्य शहरों में घोड़ा बस सेवाएं विकसित हुई। डबल डेक ऑन बसेस को 1850 के दशक में पेश किया गया था। ऊपरी डेक पर सीढ़ी द्वारा पहुंचा जा सकता था और नाइफ बोर्ड सीटिंग के साथ, जहां यात्रियों को ऊपरी डेक के केंद्र में एक बड़े संयुक्त बेंच के शीर्ष पर एक दूसरे की ओर पीठ करके बाहर की ओर मुंह करना पड़ता था। उसके बाद आया मोटरीकरण। जी हाँ, जब बसों में मोटर का इस्तेमाल होने लगा। 1830 के दशक में भाप बसों के साथ प्रयोग किए गए, लेकिन लोकोमोटिव अधिनियम 1861 ने 1896 में कानून बदलने तक ब्रिटेन से यांत्रिक रूप से चालित सड़क परिवहन को लगभग समाप्त कर दिया था। मोटर बसें तेजी से बढ़ी और जल्द ही उन्होंने घोड़ा बसों को पीछे छोड़ दिया। प्रारंभिक संचालक ट्रामवे कंपनियां थी, साधारणतः ब्रिटिश इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कंपनी और रेलवे कंपनियां लंदन में हॉर्स बसेस कंपनियों, लंदन जनरल ऑन बसेस कंपनियों और थॉमस टिलिंग ने 1902 और 1904 में मोटर बसें शुरू की और नेशनल स्कीम कार कंपनी ने 1909 में स्टीम बस सेवाएं शुरू की। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बीईटी शुरू हो चुका था, एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरने के लिए। 1897 में पेट्रोल इंजन वाले वाहनों, पेट्रोल इलेक्ट्रिक और यहां तक कि इलेक्ट्रो बस के साथ विभिन्न प्रयोगात्मक मोटर बसें विकसित की। जब तक कि डीजल प्रमुख शक्ति स्रोत के रूप में न उभरा, प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक इसमें सहायता मिली, जिसमें कई यात्री और ड्राइवर को डीजल वाहनों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रारंभिक मोटर बसें बहुत असुविधाजनक थी, हालांकि वायवीय टायर का आविष्कार 19वीं सदी में हो चुका था। बसों और
अन्य भारी वाहनों में अभी भी ठोस रबर वाले टायर होते थे, क्योंकि वायवीय टायर उस समय बसों को वजन का सामान नहीं उठा सकते थे। हालांकि सुधार जारी रहा, एक बार टायर झेल सकते थे। ग्रेट ब्रिटेन में बस संरक्षण, बस नीति में बदलाव और कार स्वामित्व की वृद्धि 1950 से 2020 के मध्य हुई। युद्ध के बाद की लेबर सरकार ने परिवहन के राष्ट्रीयकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया। परिवहन अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश परिवहन आयोग ने थॉमस स्टिलिंग, स्कॉटिश मोटर ट्रैक्शन और बड़े स्वतंत्र रोड एंड वाइट की बस सेवाओं का अधिग्रहण किया। रेलवे के राष्ट्रीयकरण से बीटीसी ने बीईटी की कई बस कंपनियों में भी हिस्सेदारी हासिल कर ली, लेकिन बीईटी ने अपनी कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर नहीं किया गया और उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। 1962 में बीटीसी की बस कंपनियों को ट्रांसपोर्ट होल्डिंग कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1968 में बीईटी ने अपनी यूके बस कंपनियों को ट्रांसपोर्ट होल्डिंग कंपनी को बेच दिया। ब्रिटेन का लगभग पूरा बस उद्योग उस समय नेशनल बस कंपनी के अधीन सरकार या स्थानीय सरकारों के स्वामित्व में था। 1960 के दशक में बस यात्रियों की संख्या में गिरावट जारी रही। परिवहन अधिनियम 1968 सार्वजनिक स्वामित्व वाली बस सेवाओं को तर्कसंगत बनाने और अलाभकारी लेकिन सामाजिक रूप से आवश्यक सेवाओं की सब्सिडी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास था। अधिनियम ट्रांसपोर्ट होल्डिंग कंपनी की अंग्रेजी और वेल्श बस कंपनियों को नई राष्ट्रीय बस कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया। लंदन ट्रांसपोर्ट की देश सेवाओं को एनबीसी के स्थानांतरित किए जाने पर सरकार ने बधाई दी। 1960 के दशक के मध्य तक यूनाइटेड किंगडम में चालक और एक कंडक्टर के साथ चालक दल वाली बसें बहुत आम थीं। श्रमिकों की कमी ने कंडक्टर और ड्राइवरों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने के लिए अधिक कठिन बना दिया गया। कंडक्टरों ने तेजी से बोर्डिंग की अनुमति दी और किराए का संग्रह संभाला, जो दूरी के अनुसार भिन्न होता था। किराया चरण, जिसका मतलब था कि छोटी यात्राएं केवल एक किराया चरण को कवर करने के लिए सस्ती थी और लंबी यात्राएं अधिक महंगी थी क्योंकि वे अधिक चरणों को कवर करती थी। परिवहन मंत्रालय ने बस कंपनियों को न्यू बस ग्रांट के साथ केवल ड्राइवर वाली बस खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया, जो केवल एक व्यक्ति संचालन बसों के लिए उपलब्ध थी। 1970 के दशक के दौरान चालक दल की बसों में गिरावट शुरू हुई। पीछे के दरवाजे वाली बसों को उनके उपयोगी जीवन के अंत में धीरे धीरे बंद कर दिया गया। 1980 तक इन्हें अधिकतर चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। 1986 में चालक दल की बसों को थोड़ी राहत मिली क्योंकि लंदन ट्रांसपोर्ट ने अपनी रूट मास्टर बसों का निपटारा कर दिया। इनमें से कुछ को प्रांतों में बस कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धाओं में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद करने के लिए खरीदा गया था, लेकिन सड़क पर प्रतिस्पर्धा समाप्त होने के बाद लागत कम करने के लिए उन्हें फिर से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। चोरी और डकैती के जोखिम को कम करने के लिए यात्रियों को बसों में बैंक नोटों के बदले पैसे मांगने से रोकने के लिए कई शहरी बस कंपनियों ने भी सटीक किराया नीति लागू करना शुरू कर दिया। कई ग्रामीण या अंतर शहरी बस सेवाएं अभी भी परिवर्तन प्रदान करती है क्योंकि उन्होंने दूरी बनाए रखी है। अक्षमता पहुंच, लगभग सभी बसें व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ नहीं थी, जब तक कि विकलांगता भेदभाव अधिनियम 2005 ने बस कंपनियों को लो फ्लोर सुलभ बसें हासिल करने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके बाद विकलांग लोगों के समूह द्वारा सीधी कार्रवाई का एक व्यापक अभियान चलाया गया। अक्सर दुर्गम बसों को अवरुद्ध कर दिया जाता था या जंजीरों से जकड़ लिया जाता था। लो फ्लोर सुलभ बसों को धीरे धीरे चरणबद्ध किया गया और 2017 से 2018 में नगण्य संख्या और गैर सुलभ वाहन चल रहे थे। रियायती यात्रा विस्तार, 2006 में स्कॉटिश कार्यकारी ने विभिन्न स्थानीय रियायती यात्रा योजनाओं की जगह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए पहली राष्ट्रीय रियायती बस यात्रा योजना शुरू की। इंग्लैंड में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान योजना शुरू की गई थी, लेकिन तब से पात्रता आयु को बढ़ाकर राज्य पेंशन आयु कर दिया गया।
इनकी रियायती यात्रा योजनाओं में से किसी ने भी बस संरक्षण पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं डाला। स्कॉटिश सरकार ने 2022 में 11 से 21 आयु वर्ग के लोगों के लिए एक और रियायती यात्रा योजना शुरू की। 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों की योजना पिछले योजनाओं की तुलना में संरक्षण बढ़ाने में अधिक सफल रही। ये थी हमारी वीडियो यूनाइटेड किंगडम में चलने वाली बसों के ऊपर। यदि आपको भी कोई विशेष टॉपिक है जिसको आप कवर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर बताएं। अगली वीडियो उस पर ज़रूर आएगी। जयराम जी की जय भारत, जय हिंद।